हाय दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं कैलाश मेहरा, प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इम्प्रूवमेंट से। और आज हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं काजल कुमारी के साथ। काजल रिसेंटली अपीयर हुई है एसएसबी में, और इसमें वो शेयर करने वाली है अपना पूरा एक्सपीरियंस। 5 दिन काजल एसएसबी में रही और 5वें दिन सी वाज आउट, कॉन्फ्रेंस आउट हुई। और कॉन्फ्रेंस आउट में क्या गलती करे, किसकी वजह से आप बाहर होते हैं, क्या गलती ना करे, वो सारी बातों पे हम आज डिस्कस करेंगे काजल के साथ। और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली है। तो काजल, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। Thank you so for calling me also. Okay, Kajal, so first of all, congratulations also that you appeared in SSB, but unfortunately you got conference out. So I'm also so sorry for that. But it's okay, like life है, journey है, और उसमें बहुत सारी चीजें होती है. So how was your experience? Their experience was a whole mixed, मतलब मिक्स था। बहुत अच्छा भी था, बहुत बुरा भी था, काइंड ऑफ। तो एसएसबी में तो जाने से पहले कैसा लग रहा था, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या बातें सोच रही थी, कि क्या प्रिपरेशन की थी और क्या सोचा और क्या हुआ फिर, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। मैंने एसएसबी की प्रिपरेशन 2 जून से स्टार्ट कर दी थी। मैंने बालनोई कोचिंग है, वहां से मैंने अपनी की थी प्रिपरेशन। पूरी बहुत अच्छी हुई मेरी ओवरऑल। हम्म। एंड फर्स्ट स्टार्टिंग में तो ये सोच रही थी कि पहले दिन स्क्रीन इन हो जाओ, कोई बहुत बड़ी बात होगी। ओके। बट लकी थी, स्क्रीन इन हो गई थी मैं। ओके, ग्रेट। एक्चुअली स्क्रीनिंग होते टाइम सबसे मेन इम्पोर्टेंट पीपीडीटी में नरेशन होती है। मेरी नरेशन बहुत अच्छी थी, मेरी स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। ओके। तो और बाद में जब ग्रुप डिस्कशन होते हैं, आपको कॉन्टिन्यूसली वही बोलना पड़ता है, क्योंकि फिश मार्केट बनेगी बनेगी, बट आपको बोलना पड़ेगा। राइट। मतलब ऐसे टाइम पे जहाँ पे बस थोड़ा सा भी कोई शांत हो, बस जस्ट फॉर अ सेकेंड, जस्ट फॉर अ मोमेंट, उसी टाइम बोलना स्टार्ट कर देना चाहिए। फर्स्ट डे पीपीडीटी में, चाहे ओके। कहीं भी ग्रुप डिस्कशन हो। ओके, ग्रेट ग्रेट। और तो जो पहला दिन था, जो स्क्रीन इन होने का जो टास्क था, वो क्या था? पीपीटीटी में क्या पिक्चर दिखाई थी आपको और आपकी क्या कहानी थी? क्या आपने कहानी सुनाई जो जिससे आपको स्क्रीन इन किया गया? तो पीपीडीटी में हमें पिक्चर दिखाई थी, एक खाली मैदान था। हम्म। उसमें 3 लोग थे। एक आदमी था जिसके मतलब गोद में एक बच्चा था, और एक फीमेल थी, हम्म। वो नीचे जमीन पे बैठी थी, बाकी फील्ड थी वो। ओके। तो उस टाइम रिसेंट में मैं मतलब करंट अफेयर्स और न्यूज में रेगुलर पढ़ रही थी। तो उस टाइम स्टैम्पीड हाथरस वाला बहुत चल रहा था। तो मैंने उसके ऊपर ये स्टोरी बना दी कि एक लड़की है 18 साल की, क्योंकि हमें जो स्टोरी है वो अपने टाइम, अपने एज ग्रुप के साथ बनानी होती है। तो मैंने एक लड़की दिखाई जिसमें वो एनसीसी कैडेट है, और उसको मतलब कि ट्रैफिक सेफ्टी भी वो हो रहा था, मतलब हम्म। ऑब्जर्व हो रहा था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैंने हम्म। उस पर स्टोरी बनाई कि उसको ड्यूटी मिली है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब कि तुम्हें एक ऑर्गेनाइज करना है ट्रैफिक सेफ्टी वीक, जिसमें तुम एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करोगे जहाँ पे तुम लोगों को बुलाओगे। तो मतलब तुम, मतलब इस तरीके से मैंने स्टोरी सुनाई कि तुम कैसे स्टैम्पेड को होने से रोकोगे। तुमको अपनी ड्रिल करवानी पड़ेगी एक बार, कि अगर इन केस कभी स्टैम्पेड हो जाए तो तुम क्या करोगे। उसके बाद तुम्हें परमिशंस लेनी पड़ेंगी स्कूल स्कूल से और पुलिस से, अथॉरिटीज से। एक पीपीटीटी भी बना सकते हो जो तुम शो कर सकते हो। रीजनल लैंग्वेज यूज कर सकते हो ताकि लोगों को बता सको। फिर उसके बाद लास्ट में जब भी कंक्लूड करना होता है, ये सब तो चीजें होती है। ऑर्गेनाइजिंग कैपेबिलिटी मैंने शो की थी मेनली वहां पे उस लड़की की हम्म। लास्ट में। लेकिन कंक्लूड करते टाइम हमेशा ये शो करना होता है कि जब भी तुम कंक्लूड करो कि तुमने जो तुमने जगह तुमने ली थी, जहाँ पे तुम्हारी मीटिंग हो चुकी है सक्सेसफुली, वहां पे उसकी सफाई भी करोगे लास्ट में। तो ये ओके, इंपॉर्टेंट होता है। ग्रेट। और ये इस काफी अच्छी नरेशन थी एक पिक्चर पे, कि एक सिर्फ लड़की बैठी है और खाली ग्राउंड है। तो और एनसीसी से कनेक्ट करके तो मुझे लगता है आपने उनको इम्प्रेस ही कर दिया होगा, क्योंकि एनसीसी से कनेक्ट करके और वो स्टैम्पेड एंड ऑल, इट वाज गुड आइडिया टू डिस्कस एंड से। ग्रेट ग्रेट। तो पीपीडीटी हो गया, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में क्या पूछा? क्या क्या टॉपिक था, या किस टॉपिक पे आपको ग्रुप डिस्कशन करना था? तो पहला ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक था स्टूडेंट्स एज पर दी, क्योंकि रिसेंटली नीट स्कैम हुआ है। तो हमें उसमें 3 लीड मिली थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आजकल कंपटीशन में क्या फेस कर रहे हैं। प्रेशर फेस कर रहे हैं, उन्हें पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा, और तीसरा कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। और ओके। इसके अल्टरनेट में हमें दूसरा टॉपिक ये मिला था कि जो एम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में लेबर्स के ऊपर, वो मतलब उससे रिलेटेड था। वो मुझे इतना ध्यान में नहीं है, क्योंकि हमने मेनली इसी पे फोकस किया था, क्योंकि हम स्टूडेंट्स ही हैं, इसलिए हमने इसी पे कर दिया था।
सेकेंडली ग्रेट। उसकी लीड याद थी, पर इसकी लीड अच्छे से याद है क्योंकि हमने ये जीडी में परफॉर्म किया था। और जो हमारा सेकंड टाइम उन्होंने दिया था, तो वो वुमेन्स के ऊपर था कि जो वुमेन्स की जो राइट्स है और जो सीट्स है वो मतलब दी जा रही है उन्हें, जैसे कि लोकसभा में। ओके। तो ये तीन लीड मिली थी, इसके ऊपर बोलना था। लेकिन जैसे कि मेरे ग्रुप में चेस्ट नंबर 56 है, हम्म। वो उसकी वॉइस बहुत तेज थी, मतलब वो लगातार कॉन्टिन्यूसली बोल रही थी। तो उसका अच्छा गया था, बट मैंने भी मतलब मेरा ऐसा होता था कि जैसे ही कोई भी एक मोमेंटरी स्टॉप होता था मैं उसी टाइम बोल पड़ती थी, तो मेरे पास ग्रुप जीडी में मैंने बहुत अच्छा बोल लिया था। ग्रेट ग्रेट। व्हाट वाज योर चेस्ट नंबर? मेरा चेस्ट नंबर था 59। 15। ओके, चेस्ट नंबर का इससे कोई लेना देता होता है, या इट्स जस्ट, या ये रैंकिंग बेस्ड होता है, रैंकिंग पे होता है, या ऐसा फिर हो रैंडम्स होते हैं? नहीं, ये रैंकिंग पे नहीं होता, ये रैंडम होता है सब कुछ जस्ट नंबर। बाकी जब ग्रुप डिस्कशन करो तो जो तुम एड्रेस करते हो कि तुम एग्री कर रहे हो चेस्ट नंबर 56 के साथ या 54 के साथ, तो तुम उसको उसमें और चीजें ऐड करो। अगर 56 या 54 कुछ बोल रही है, अगर तुम्हें वो पॉइंट्स अच्छे लगे तो उसमें उसी का बोल के एक पॉइंट और ऐड कर दो साथ के साथ। इससे क्या होगा, तुम जल्दी बोल भी पाओगे, तुम्हारी बारी भी आ जाएगी। तो मैक्स टू मैक्स 4 से 5 बार बोलो, ये नहीं कि कॉन्टिन्यूसली बोल ही जाना है। हमारे ग्रुप में चेस्ट नंबर 53 थी, वो कॉन्टिन्यूसली बोल रही थी, वो चुप नहीं कर रही थी। तो हम लोग जब उसे टाइम देते थे, थोड़ा सा पॉज करते थे कि उसे भी टाइम मिल जाए बोलने के लिए। वैसे तो कॉन्टिन्यूसली बोल रही थी, हम्म। पर वो वही चीजें रिपीट कर रही थी, वो एक ही जो पॉइंट है उसको बार बार रिपीट कर रही थी, तो वो नजरों में आ रही थी जीटीओ के। और ओके। दूसरा कि जीटीओ को ज्यादा परेशान नहीं करना होता है जब वो ब्रीफिंग कर रहे होते हैं। और वो चेस्ट अच्छा, वो नंबर फिफ्टी जीटीओ थ्री को का भी मतलब, डिस्टर्ब कर रही थी, जब जीटीओ जैसे से कि सर पंगा। इंस्ट्रक्शन दे, जब सर इंस्ट्रक्शन देते तो बार बार उनको क्वेश्चन कर रही थी बीच में जब वो बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, जब एक बार ब्रीफिंग खत्म हो जाए वो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं एनी क्वेश्चंस, उसके बाद तब बोलना होता है। तो एस्पिरेंट्स इस बात का ध्यान रखें, जब जीटीओ आपको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो तभी बोले, इंटरप्ट ना करें। फर्स्ट डे क्या हुआ था, हमारा जो OAR हुआ था उसके हम्म। मतलब, और एक चीज मैंने नोटिस की वहां पे OAR के लिए वो पहले 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देते हैं। हाँ। कि इससे क्या होता है कि एक बार ग्रिप आ जाती है हाथ में, ताकि क्वेश्चंस इजीली खटाक खटाक सॉल्व हो जाए, और सॉल्व हो भी जाते हैं। आराम से ग्रेड 1 मिल जाती है OAR में। टेंशन नहीं लेनी कि वहां पे मतलब इतनी जल्दी इतने सारे क्वेश्चंस करने एक साथ। वो पहले एक बार प्रैक्टिस करवाएंगे। हम्म। जब वो सेकंड उसी दिन फर्स्ट डे ही हमारा रात के 9 बजे तक साइक भी चला था, तो साइक में भी पहले वो एक एक बार एग्जाम्पल करवाते हैं, इलस्ट्रेशंस करवाते हैं, ताकि बच्चे फेमिलियर हो जाए इन सब चीजों से। तो वो सब था। ओके। और एक और चीज कि जब बच्चे जब उन्हें जितना टाइम दिए है वो उतने में ही खत्म करना है। अगर एक बार बोल दिया कि स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप, देन यू हैव टू स्टॉप। मतलब कुछ लड़कियां थी वहां पे जो कॉन्टिन्यूसली लिख रही थी टाइम होने के बाद भी, तो पीछे से वो जो टीचर्स हैं वो पीछे भी खड़े रहते हैं, आगे भी खड़े रहते हैं। तो एक नोटिस में आ गए थे, तो वो उन्होंने उनके चेस्ट नंबर बोले थे, और लास्ट में जब कॉन्फ्रेंस वाले दिन बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। तो बहुत केयरफुली सुनना पड़ता है। अगर एक बार तुम्हें इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि तुम्हें अब रुकना है, तो मतलब रुकना है। हाँ, राइट, क्योंकि डिसिप्लिन की बात हो गई ना। एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग डिसिप्लिन, और आप जीटीओ की या ऑफिसर्स की नहीं आप सुन रहे हो, तो फिर आर्मी में डिसिप्लिन का क्या मतलब? राइट। ऐसा तो आपका ओएआर टेस्ट कैसा गया, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताओ, उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, या क्या आंसर्स तो उसका किया? सैंपल प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, मतलब हमें जो गूगल पे मिलते हैं क्वेश्चंस, हम्म। कहीं से भी मिलते हैं वही क्वेश्चंस हैं, वही रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इवन जो हमारे WAT SRT बिल्कुल सेम, वो मैं सोल्व करके गई थी घर से, बिल्कुल हम्म। पूरे 60 के 60 क्वेश्चंस वही आए हुए थे। सेम। ग्रेट। सेम। अच्छा। ओके, ग्रेट। तो आप लोग पहले से प्रैक्टिस करके जाए ताकि आपको वहां पे आसानी हो। राइट। कोई ओके। नेसेसरी नहीं है कि मैं 60 के 60 क्वेश्चंस करने हैं, नहीं करने 60 क्वेश्चंस पूरे। कम करो, क्वालिटी के करो, अच्छे से लैबोरेटरी फॉर्म में करो, कोमा डाल डाल के सब कुछ हम्म। ऐड करने की कोशिश करो। ग्रेट। सो पीपीडीटी में क्या हुआ था, पीपीडीटी टेस्ट में? PPTT में सबकी अपनी अलग अलग स्टोरीज थी, मतलब किसी का कुछ भी कॉमन आ ही नहीं रहा था, सबने इतनी अलग अलग स्टोरी बनाई थी। कईयों ने उस छोटे बच्चे के रिलेटेड बना दी कि इस टाइम मलेरिया बहुत फैल रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। कईयों ने उस पे बना दी कि फसल खराब हो गई है फील्ड में, इसलिए बैठे हैं, सूखा पड़ गया या फिर पानी बहुत आ गया। तो और कईयों ने ये भी बना दी कि कई एक लड़की है वो गोवा घूमने गई है अपने पेरेंट्स के साथ। ओके। मतलब कुछ भी को डाल रहे थे सब कुछ।
लास्ट में स्टोरी कभी कंक्लूड नहीं होगी, एकदम रैंडमली एक बच्चा खड़ा, उसने अपनी स्टोरी सुना डाली और साथ में कंक्लूड भी कर दिया दूसरों के पॉइंट्स भी। अगर तुम्हें नरेशन करनी है, लास्ट में कॉमन स्टोरी बोलनी है, तो सिर्फ खुद की स्टोरी नहीं बोलनी, जो तुमने जीडी में सुना है अलग अलग सबके पॉइंट्स, वो सब ऐड करने की कोशिश करना। नहीं याद रहे तो बोल देना कि हमारा जो ग्रुप है वो इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया आगे, बाकी वो तुम्हें खुद बिठा देंगे। ग्रेट। तो पीपीटीटी हो गया, उसके बाद साइक टेस्ट में क्या हुआ कुछ उसके बारे में बताओ। साइक टेस्ट में वही मतलब पिक्चर्स, लेकिन इस बार जो साइक टेस्ट में जो पिक्चर्स आई थी वो बिल्कुल नई थी, वो मैंने कहीं नहीं देखी, फर्स्ट टाइम देखी थी वहीं पे, WAT के लिए। तो सॉरी, TRT के लिए, वो जो थीमेटिक होती है TAT। तो जो स्टोरीज हैं वो अपनी अच्छे से प्री प्लान करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज प्री प्लान होनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि अगर कुछ भी आए, अगर गांव से रिलेटेड कुछ भी है तो मैंने ये स्टोरी लिख देनी है। मतलब गांव की तो 4-5 स्टोरीज अपनी बना के रखना, जैसे कि एक अच्छी फसल के लिए, होम लोन्स के लिए, अगर इलेक्शन करवाने हैं गांव में, मोटिवेट करना है, कोई ऑर्गेनाइजिंग करवानी है उसके लिए गांव वाले, क्योंकि वो दिख जाते हैं इजीली। बाकी एक लड़की दिखा रहे पढ़ते हुए, मतलब मेरे जितने TAT की स्टोरी थी उसमें मोस्टली यही था कि जो भी बच्चा है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अच्छा, सब लोग मेरी अपनी मोस्टली कहानी स्टोरीज सुना ऐसी रहे थी। थे वहां पे? हाँ मतलब वो लिखनी पड़ती है 4 मिनट में। बाकी मैंने थोड़ा एंटरप्रेन्योर का भी डाल दिया कि बिजनेस कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर वाला सिस्टम है कुछ। और अगर कोई बूढ़ा दिखा रहा है तो मैं ओल्ड पीपल दिखा रहे तो मैंने उसे ओल्ड एज से लिंक करवा दिया, कि बच्चे हैं वो ओल्ड एज होम गए हैं वहां पे, उनके साथ उनको एंटरटेन करते हैं बूढ़े लोगों को, और उनसे थोड़ी चीजें नहीं सीखते हैं, उनके एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि वो एक ना एक टाइम पे वो भी कोई प्रोफेशन से निकल के आ रहे हैं, उनके पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, तो उनसे वो कैसे ले रहे हैं वो सारी चीजें। तो एस्पिरेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि साइक टेस्ट में कुछ ऐसी पिक्चर्स भी शो कर सकते हैं जो आपने देखी नहीं हो, तो इसके लिए बेटर है कि आप घर से, जब आप इसकी साइक टेस्ट की तैयारी करें घर पे, तो आप घर पे एक नई नई पिक्चर्स हमें इमेजिन कर सकते हैं, या नए नए डिफरेंट टाइप की अलग अलग पिक्चर्स पे कहानी बना सकते हैं या कहानी बुन सकते हैं। और उसमें कोशिश करो वेरिएशन, जैसे कि काजल ने बताया, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, और उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के उसमें ऐड किए, जिससे आपकी पॉसिबिलिटी सेलेक्ट होने की या आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जो आपका सिलेक्शन और सुनिश्चित करती है। और TAT में क्लास में ब्लैंक स्टोरी लिखनी होती है, तो अपनी ब्लैंक स्टोरी बहुत अच्छी प्रिपेयर करके जानी होगी। एक तो ये क्लास में एक ब्लैंक बोनस स्टोरी होती है, उसमें पॉइंट। पिक्चर नहीं दिखाते, खुद से अज्यूम करके अपनी पिक्चर प्री प्लान्ड होती है, वो आके लिखनी होती है बस। ओके, सो हाउ मच यू हैव टू स्पीक वाइल लाइक टेस्टिंग एंड ऑल, कितनी देर बोलना चाहिए, और या फिर कैसे बोले, फ्लो में कैसे, उस पे क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस ये रहा जैसे कि डिपेंड करता है अलग अलग टेस्टिंग पे। साइक में तो कुछ बोलना नहीं होता, क्योंकि वहां पे हमें अपने हाथों से काम करना है। अब जब कमांड टास्क होता है तो उस टाइम वो बुलाते हैं, तो वो पर्सनली आपसे बात करते हैं, तो वो जितना पूछा जाए सिर्फ उतने का ही आंसर देना होता है। वो ज्यादातर क्या पूछेंगे, आपकी एजुकेशन कैसी है। जैसे कि मैं पंजाब फतेहगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि चंडीगढ़ फतेहगढ़ से कितना दूर है। हम्म। ये पूछ सकते हैं कि तुम्हारे यस। नियर बाय कैपिटल है तो कितना दूर है, तुमने एजुकेशन कहाँ से की है, उस पे वो पूछते हैं। और वो पूछते हैं, इन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि तुम्हें डिफेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है या फिर कंप्यूटर साइंस, जैसे कि मैं आगे बीटेक करना चाहती हूँ CS में। हम्म। अगर ये नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसमें कितना इंटरेस्ट है, तुम किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, डिफेंस को प्रेफर करोगे या फिर जो तुम्हारी कंप्यूटर साइंस है तुम उसे प्रेफर करोगे। तो ऐसे ओके। क्वेश्चंस होते हैं, तो वो अपने माइंडली आंसर देने हैं ताकि तुम उन्हें बस प्लीज कर सको। मेनली काम ये है कि तुम उन्हें प्लीज करना है अपनी बातों से। अब ओके। इंटरव्यू के टाइम तुम पर्पस हो तो भी अच्छी बात है वैसे, मैंने ग्रेट। नोटिस किया कितनी। और क्या क्या पूछते हैं इसमें, या क्या बताना होता है, पर्सनैलिटी और कुछ फ्यूचर गोल्स, अचीवमेंट, समथिंग? मेनली तो इंटरव्यू के दिन ही बात होती है आपसे, आपके A to Z। अब जैसे कि मैं फ्रेशर थी पूरी, मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैं मतलब सिविलियन हूँ, मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं है। हम्म। तो एज अ सिविलियन मुझसे ज्यादातर CIQ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरे बारे में, मेरे फ्रेंड्स के बारे में। बहुत ज्यादा को प्रोबिंग की थी उसी के हम्म। अंदर। हम्म। पहले वो बहुत ग्रिल करेंगे खुद की तुम्हारी लाइफ में, जब तुम अच्छे से ग्रिल हो जाओगे लास्ट में जाके वो पूछ लेंगे कोई इंटरनेशनल न्यूज बता दो या फिर डिफेंस का कुछ पूछ लेंगे।
हम्म। लास्ट तक पूरा माइंड खत्म हो जाता है, तब तक फिर तुम अच्छे आंसर्स नहीं दे पाते। जैसे कि मेरे हम्म। से लास्ट में उन्होंने पूछ लिया था कि इंटरनेशनल न्यूज बताओ, तो अच्छा। मैंने वो बता दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो रशिया चले गए थे, जो कि हम्म। मतलब हमारी नेबर पॉलिसी के खिलाफ है, कि फर्स्टली उनको हमारे नेबर कंट्री में जाना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे पूछ दिया कि अगर अगर हम तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो तुम कहाँ जाना चाहोगे नेबर कंट्री में। हम्म। तो मैंने बांग्लादेश बोल दिया, क्योंकि मैंने वेटिंग रूम में देख के आ रही थी शेख हसीना की फोटो, मतलब इंटरव्यू से पहले वो वेटिंग रूम में भेजते हैं, तुम्हारी हम्म। टर्न है तब जाना, तो वहां पे मतलब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड और जो तुम इधर उधर देखते हो वो भी बहुत अफेक्ट करता है तुम्हारा इंटरव्यू। अब उसकी वजह से मैंने राइट। फिर वो बोल दिया। फिर लास्ट में वो पूछते हैं क्यों तुमने बांग्लादेश ही क्यों चुना, कहीं और क्यों नहीं चुना, फिर उसके रीजंस देने पड़ते हैं। तो अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां पे। वो तुमको अच्छे से ग्रिल करेंगे, बहुत अच्छे से ग्रिल करेंगे। ग्रेट ग्रेट। तो एस्पिरेंट्स इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप वहाँ हो अपनी आंखें और कान खुले रखें, आपके आसपास जो चल रहा है उसको देखें, ऑब्जर्व करें। और स्पेशली रूम्स में वहाँ पे, जैसे कि काजल ने बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का जिक्र किया, उन्होंने वो देखा और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया जिससे उनके चांस बढ़े और वो सेलेक्ट हुई। तो ये सारी चीजें ध्यान रखने वाली है जो आपको एसएसबी के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। ओके, तो काजल जीटीओ का कोई किस्सा? जीटीओ। यस सर, जीटी का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसी के बिहाफ पे मेरे फ्रेंड्स और ग्रुप वाले मुझे कह रहे थे कि तेरा रिकमेंडेशन जरूर हो जाएगा, बिकॉज साइक और इंटरव्यू तो देखता नहीं कोई। तो ओके। तो स्टार्ट होते हैं ग्रुप डिस्कशन से। ग्रुप हम्म। डिस्कशन में कम से कम 4 या 5 बार बोलो, उसके बाद दूसरों को बोलने का मौका दो, लेकिन अपनी वॉइस को इतना लाउड रखना कि जीटी को अच्छे से सुनना चाहिए। और कभी भी हमारे जो जीटी है उनके आंखों में आंखें नहीं डालनी होती, कभी उनकी आंखों में नहीं देखना। हम्म। जब तुम लेक्चरेट भी दो तो भी नहीं देखना। अब जैसे कि मेरे को लेक्चरेट का टॉपिक मिला था, मेरे पास 4 टॉपिक आए थे लेक्चरेट के। मेरे पास था हम्म। एक मुगल एम्पायर, ह्यूमैनिटेरियन एड, डिसिप्लिन और टीम वर्क। अब इसमें से मुगल जो अच्छे टॉपिक से टॉप के ऊपर जो फर्स्ट सेकंड लिखे होते थे, तो मुगल एम्पायर में मतलब साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, उसके बारे में इतना ध्यान भी नहीं, तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया। बाकी डिसिप्लिन में मैं कितना ही बोल लूंगी 3 मिनट तक, उसे भी रिजेक्ट। टीम वर्क, वो भी मैंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती मैं। बच गई ह्यूमैनिटेरियन एड। तो मैंने ह्यूमैनिटेरियन एड पे बोलना स्टार्ट किया था। मुझे सबसे ज्यादा डर लेक्चर एड का ही डर लगता है, मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं उन्हें लेक्चर एड से ही डर लगता है कि कैसा टॉपिक आ जाएगा, हम बोलेंगे कैसे 3 मिनट तक। बट मुश्किल नहीं है वहां पे, तुम्हारे अगर तुमने करंट अफेयर्स पढ़े, न्यूज पढ़े, कुछ ना कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आती रहेंगी। मैंने ह्यूमैनिटेरियन एड पे स्टार्ट किया। आई थिंक मेरे ग्रुप में सिर्फ 2 चेस्ट नंबर थे जिन्होंने करंट अफेयर से रिलेटेड बोला था, एक तो मैं थी और एक चेस्ट नंबर 56 जिसका रिकमेंडेशन हो गया। हमने उसको स्पेस एंड टेक्नोलॉजी मिली थी। अब ऑब्वियस सी बात है, उस पर तो उसे कुछ बोलना ही पड़ेगा करंट अफेयर्स में। अब जो मेरा टॉपिक था ह्यूमैनिटेरियन, सबको बहुत अजीब सा लगा, उन्होंने बोला कि तू उसमें बोल भी कैसे रही है, क्योंकि अच्छा टॉपिक नहीं है ह्यूमैनिटेरियन। तो मैंने इस पे मैंने वो क्या 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 पता है रिसेंटली राधिका सेन के बारे में, जिनको हम्म। मिलिट्री जेंडर अवार्ड मिला है कोंगो में, वो भी एक एडी थी। सेकेंड थिंग, जो भीष्म आया रिसेंटली, भीष्म, आई थिंक आपने सुना होगा कि वो एक बॉक्स टाइप सा होता है, उसमें सारी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, जो बहुत ही डिवास्टेटेड एरियाज में बेस्ड है ड्रोन के थ्रू। मैंने हम्म। वो पॉइंट ऐड किया, जिससे कि जो जिससे कि जो मेरा जीटी है वो सुनने की और इच्छा रखे कि इसके पास नए नए फैक्ट्स हैं, बोल रही है। और बहुत हम्म। स्लोली स्लोली बोलना है, जल्दी फास्ट में नहीं बोलना, अदरवाइज तुम बीच में रुक जाओगे, नहीं आएंगे ग्रेट। पॉइंट्स। धीरे धीरे बोलना है, आराम से। और भी पॉइंट्स ऐड कर दिए थे, कैक्टस मिशन थोड़े पुराने ले गई। मतलब जो तुम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो उसे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि कोई पता नहीं तुम्हें कौन सा टॉपिक आ जाए। यस। कुछ भी पूछ सकते हैं जीटीओ। यस सर। तो जीटीओ कैसे थे, और अच्छे थे, खड़ूस थे, कैसे? लेक्चरेट, जीडी, ये सब इंडोर है, उसमें मेरे परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। अब ओके। आउटडोर की बात करते हैं, आउटडोर में आता है फर्स्ट, सबसे पहले वो पीजीटी करवाएंगे आउटडोर एक्टिविटी में। पीजीटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि वहीं पे जो तुम्हारे दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो तुम्हें देखते हैं कि तुम कैसा परफॉर्म कर रहे हो। अब वहां पे मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि मेरे को फ्रंट पे रखते थे, क्यों? क्योंकि जैसे कि वो बल्ला जो फट्टा है, ये सब बहुत हैवी था, दूसरों से उठ नहीं रहा था, तो मैं उठा पा रही थी इजीली, तो मेरे को फ्रंट में रखा। बाकी जो मेरे आइडियाज थे काफी हम्म। वर्केबल थे,
और Great. जीटी भी मेरे से पूछ रहा था कि तू इसमें और क्या कर सकती है अगर मैं इसको ऐसे से कर दूंगा। तो मतलब मेरा Great. काफी फर्स्ट अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही इतना अच्छा बनाओ कि बाकी आगे तुमसे ही आगे आइडियाज पूछे आने वाले टास्क में। तो पीजीटी पे मैंने बहुत मतलब अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश की थी, और जो कि जम भी गया था। तो जब कमांड टास्क हुआ तो मेरे को 4 बार सबॉर्डिनेट बनाया गया। 2 बार और बनाया जा रहा था, लेकिन जो हमारे जीटी सर थे उन्होंने मना कर दिया कि तुम अब इसको नहीं चुनोगे, चेस्ट नंबर 59 को, तुम किसी और को चुनो। तो पूरे ग्रुप में सिर्फ 2 लड़कियां थी जिनको 4 बार सबॉर्डिनेट बनाया गया था और बार पूछ रहे थे, एक तो चेस्ट नंबर 56 और एक मैं। Hmm. Great. बाकी कमांड टास्क कैसा गया था, और कमांड टास्क में मतलब थोड़े जो डिफिकल्ट वाले थे वो मुझे मिले थे, एक चेस्ट नंबर 56 को मिले थे और एक और को मिले थे, मतलब जो जिनके हाई चांसेस थे रिकमेंडेशन के। बट ये जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा कि जो मेरे ग्रुप में मतलब सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अब वो डिपेंड करता है कि कभी कभी जो एवरेज लोग हैं उनको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। मतलब ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था जिनका, उनको वो भी हुए रिकमेंड, नॉट इन माय ग्रुप, रेदर डिफरेंट ग्रुप्स में भी ये हुआ है। एक बहुत अच्छा चूज किया है, मतलब हाँ जो हो अप टू सकता है, मार्केट, और दूसरा ऐसे चूज हो हो सकता सकता है है। कि वो दूसरे ग्रुप में बेटर रहे हो, अच्छे, सबसे बेस्ट हो उस ग्रुप में, एवरेज की बजाय। ये भी तो हो यस सकता सर, यस सर, ऐसा है। हो सकता है। यस। और बट तो मेनली वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्रेजेंस ऑफ माइंड, एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है, अटेंटिव रहना है। बाकी अपने आइडियाज देते रहो पीजीटी में, एचजीटी में। और ओके ग्रेट। दूसरे के आइडियाज को भी सुनना है। अगर कोई अगला बोल रहा है तुम्हें कि तुम नहीं, तुम इसे ऐसे करो, तो एक बार करके दिखा दो। अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो तुम दूसरे आइडियाज ट्राई करो। एक पे स्टक नहीं होके रहना कि तुम्हारा आइडिया अच्छा है तुम वही करोगे। सबकी ओके, सुननी है। तो सब ऑर्डिनेंट जो बनते हैं उसका कोई इम्पैक्ट होता है इसमें, उसकी कोई वैल्यू ऐड करता है ये, या फिर वो उसका कोई खास वेटेज नहीं है? जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे लगा सबॉर्डिनेट बार बार बना रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो इसका बेनिफिट होगा। मेरे केस में कोई फायदा नहीं था, मैं इतनी बार सबॉर्डिनेट सबॉर्डिनेट बनी, 4 बार सबॉर्डिनेट बनी, मेरा कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन चेस्ट नंबर 56 थी, वो भी 4 बार सबॉर्डिनेट बनी थी, उसको शायद फायदा हो गया होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ नहीं बताते कि तुम्हारी कहाँ मिस्टेक थी पूरे होल टास्क में, होल राइट। टेस्ट में। तो अगर तुम्हें बार बार सबॉर्डिनेट बना रहे तो उसका मतलब कोई बेनिफिट नहीं है, ज्यादा देखा जाए तो डजेंट मैटर। ओके। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें एक बार भी सबॉर्डिनेट नहीं बना रहे तो वो उसमें तुम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक बार भी सबॉर्डिनेट तुम नहीं बन रहे, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो आपके सेलेक्ट होने के या रिकमेंड होने के चांस बहुत जीरो हो जाते हैं। बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, एटलीस्ट ग्रेट। 2 to 3 टाइम, मैक्स टू मैक्स इट कैन गो 4। ओके ग्रेट। तो वहाँ पे रहना, खाना पीना कैसा था, बाकी चीजें, उसके बारे में कोई एक्सपीरियंस, वहाँ की लाइफ? यस सर, ओके सर। तो फर्स्ट डे तो बहुत लेट हो गया था, 10:30 बजे हमको सोना होता था मॉर्निंग में, सॉरी रात के 10:30 बजे हमारा ये था कि हमें लाइट्स ऑफ कर देनी है अपने हम्म। अपने रूम की। वहां पे जितने टोटल 80 सिलेक्ट हुए थे, 8 ग्रुप बनाए गए थे, 8 ग्रुप को अलग अलग नाम दिए गए थे। मेरे ग्रुप का नाम ध्रुव था, मतलब जो मैं जिस रूम में मैं स्टे कर रही हूँ और मेरे अदर मेंबर स्टे कर रहे हैं उसका नाम ध्रुव था। सुखोई, तो एक क्योंकि हम ग्रुप में कितने एयरफोर्स वाले मेंबर्स में थे? गए थे। मेरे ग्रुप में 9 लोग थे। और एक रूम में कितने लोग स्टे कर रहे थे? एक रूम में 9 लोग स्टे कर सकते थे इजीली, मतलब उतने सिंगल सिंगल बेड थे, 4 फैंस थे, 2 कूलर थे। रूम काफी खुले खुले थे वैसे, बड़े बड़े। बाकी अलमीरा भी प्रोवाइडेड थी, आयरन करने का भी था, और शूज पॉलिश करने की भी एक सेपरेट मशीन थी। मतलब अच्छा था, मतलब बाउंड्री में, मतलब ऐसा था कि बाउंड्री में रूम्स हैं और बीच में वो है, मतलब बास्केटबॉल भी है और ऑडिट वो भी है, खेलने के लिए मतलब प्रॉपर है। और एक स्पोर्ट्स रूम भी था, कैफेटेरिया था। अब जो बात करने का सिस्टम ऐसा था कि पूरे 5 दिन में तुम्हारी एक बार बारी आएगी, उसमें तुम्हें 5 रुपए देने 5 मिनट बात करने के लिए। तो ऐसा चलता था। बाकी कैफेटेरिया ग्रेट। में तुम, क्योंकि घर से मन है कुछ भी, अब खाने पीने का सामान नहीं लेके जा सकते, कैफेटेरिया में खाने पीने का सामान मिल जाता था, जैसे कि चिप्स कुरकुरे जूस वगैरह। बाकी गुड। रूम्स का ये सिस्टम था, मतलब रोज हमारे पास एक कॉर्पोरल आते थे, मुझे नेम याद आता, कॉर्पोरल मोहित पटेल।
उनकी ड्यूटी लगी थी, वो हमें डेली आएंगे, हमें हमारे अकोमोडेशन से लेके जाएंगे टेस्टिंग वाली जगह पर। हम्म, वो मतलब रोज पोलिंग करवाते थे। 6:15, बाय 6:15 हमें ब्रेकफास्ट करने जाना होता था, और हम्म, 7:15 पे हमें फॉल इन होना पड़ता था, जहाँ पे हमें ब्रीफिंग दी जाती थी कि आज तुम्हारा ये टेस्ट है, तुम्हें इतने चेस्ट नंबर से इतने चेस्ट नंबर का इंटरव्यू है, इतने से इतने का आज जीडी टास्क है, ऐसे चलता था। तो हम्म। 5 दिन में तुम्हें एक दिन फ्री मिल जाएगा, जिसमें तुम्हारे कोई भी टेस्ट वगैरह कुछ नहीं होंगे। बाकी खाने का ये था कि कई बार खाना बहुत टेस्टी मिलता था और कई बार खाना बेकार मिलता था। मिक्स्ड थे ऐसा, मतलब जैसे ओके। कि जिस दिन हम लोग लिख देते थे कि खाना बहुत टेस्टी है, रोटी में घी लगी हुई है, उस दिन हम अच्छे अच्छे रिमार्क्स डाल के आते थे। पर अगले दिन देखते थे कि रोटी में घी ही नहीं है। मतलब कई बार दे खाना माइट बहुत बी टेस्टी टेस्टिंग होता एंड था। रीडिंग योर रिव्यूज, शायद वो भी फर्क पड़ता है कि ये लोग तो यहाँ खाने का इंटरेस्ट ले रहे हैं, टेस्टी ट्रिप समझ रहे हैं। और कुछ ऐड लेकिन करना चाहोगे और कुछ बताना चाहोगे? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फेस हुई है वो खाने की ये थी कि हमें हमेशा फॉर्मल पहन के खाना खाना पड़ता था। चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे डिनर हो, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, आपको हमेशा फॉर्मल कपड़े फॉर्मल्स। पहन के खाना खाना। तो ये तो तो अच्छी उसमें बात है, खाना खाने में कोई प्रॉब्लम क्योंकि होती नहीं। यूनिफॉर्म जो है डिग्निटी लाती है, और आर्मी में तो वैसे ही इतना डिसिप्लिन होता है, इसकी वजह से वो रूल्स है उनके, और वो फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है। ओके, तो और कोई ऐसी कोई बात जो बताना चाहो एस्पिरेंट्स को जो जाने वाले हैं या जा रहे हैं या जाएंगे, कि ये गलती ना करे और ये करे, ऐसी कोई दो बात? अब जैसे कि तुम खुद खुद के रूम्स मिल जाएंगे, और तुम्हारे जितने भी टास्क होंगे तुम्हारे ग्रुप के साथ होंगे, बाद में कंपैरिजन चलेगा कि सभी ग्रुप्स का एक साथ। हमें अपने ग्रुप में बहुत फ्रेंडली बनो, इतने फ्रेंडली बनो कि सारे तुमसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। तुम जितना इन्फ्लुएंस कर सकते हो उतना अच्छा है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक तो तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी ज्यादा सुनेंगे। इवन जीडी में तुम्हें ज्यादा मौका देंगे बोलने का, तुम्हें जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में तुम्हें चूज करेंगे कि तुम एक नरेशन दो लास्ट में स्टोरी की। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारा इन्फ्लुएंस कितना है ग्रुप के अंदर, वो अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छे से बातचीत करो, किसी एक दूसरे का काम कर दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है। और इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा अच्छा बोलने की कोशिश करो, मतलब घुट घुट के नहीं बोलना, जितना हो सके उतना फ्रेंडली होके बोलना है इंटरव्यूअर के साथ। ग्रेट, मतलब एक ग्रेट। लिमिट तक फ्रेंडली होना है। और एक ये भी तुम्हारा लक भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, कि यस, तुम्हारा लक एसएसबी में कैसा, लक तुम्हें का क्या बहुत बड़ा कैसा टास्क। बहुत लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इंटरव्यू ऑफिसर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि मेरे ग्रुप में कईयों के इंटरव्यू ऑफिसर इतने अच्छे थे जो उनसे इतने फ्रेंडली होके बात कर रहे थे, और कईयों के ऐसे थे मतलब कि वो उन पे क्वेश्चन करी जा रहे हैं, सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उनके आंसर से, ऐसा शो करते हैं वो। तो हम्म। ऐसा हो सकता है, तुम्हारे लक पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हें अच्छा इंटरव्यूइंग ऑफिसर मिल गया बहुत फ्रेंडली, तो तुम्हारी तो ऐश है। गुड, गुड, गुड। मेरे केस ओके। में ऐसा था कि जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर था, मतलब उसका ऐसा था कि वो सेटिस्फाई ही नहीं हो रहा मेरे आंसर से, उसका रिएक्शन ही नहीं मुझे समझ आ रहा, और इतना खुश भी नहीं था वो, मतलब खुश होके जो बात कर रहा है। हाँ। तो डिपेंड ओके। करता है इंटरव्यू ऑफिसर पे। ओके काजल, थैंक यू सो मच। और मैं बधाई दूंगा आपको और शुभकामनाएं आपको आगे के लिए, और बाकी एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं, एनडीए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, और जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो इस इंटरव्यू को देखें और इससे फायदा उठाएं। और अगर आपको चश्मा लगा है या आप अपना विजन इंप्रूव करना चाहते हैं, या आपको डर है कि आप आईसाइट के मेडिकल में अनफिट हो सकते हैं, तो आप हमारा प्रेक्षा योगा का ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और हम आपको मेडिकल अनफिट से फिट कराएंगे। तो काजल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो